सो हेलो गाइस। तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं किसे ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा रंजीत रथ। तो अभी रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लिया उन्होंने? सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया। इसी तरह से आप जानते होंगे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी, अलका मित्तल उनका नाम है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजर्षि गुप्ता। जबकि एचपीसीएल के सीएमडी बने थे पुष्प कुमार जोशी और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने थे संदीप कुमार गुप्ता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपेक के अगले सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया था? कुवैत के हैतम अल घेस को। और वैसे अभी के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? मोहम्मद बरकिंडो। ये नाइजीरिया से थे। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी 27 अगस्त 2022 को भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा उदय यू ललित। तो न्यायाधीश उदय यू ललित, इनको भारत का 49 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किनकी जगह ली? एनवी रमन्ना की। लेकिन याद रखना, उदय यू ललित इनका कार्यकाल केवल 3 महीने के लिए होगा। वे न्यायाधीश एस.एम. सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये जो एस.एम. सीकरी थे 1971 और 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। और अभी हमारी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। और अभी हमारे 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, चलो आप बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हमारे? बाकी देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। और पार्ट 5 में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52। और सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हो गए, जो भी चीफ जस्टिस हो गए, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 125 बताता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में। और 126 उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। इनके रिटायरमेंट एज, अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करोगे तो 62 ईयर एज है, या फिर कार्यकाल 6 साल का। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट एज 65 ईयर, या फिर कार्यकाल के 6 वर्ष, जो भी पहले हो। और वर्तमान में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो आंसर होगा 34 है। चलो बताओ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन बने? सुरेश एन पटेल। मुख्य सतर्कता आयुक्त। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल। और केवीआईसी के चेयरमैन कौन बने? मनोज कुमार बने। ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 को कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम बताओ। राजीव गौबा। तो भारत में आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। उसी तरह से राज्य में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होते हैं। वर्तमान में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये राजीव गौबा, जिनका कार्यकाल अभी 30 अगस्त 2022 को खत्म होने वाला था, पर इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इनका नाम याद रखना। आप जानते हो पीएमओ की नई निदेशक अभी बनी थी श्वेता सिंह। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे विनय कुमार सक्सेना। केवीआईसी के नए प्रमुख कौन बने? मनोज कुमार। भारत के नए विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। अभी प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने थे? अजय कुमार सूद बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट नाम है, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, कि अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। तो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। और ये कौन से नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बने? तो 14th नंबर के। अभी तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एम वेंकैया नायडू जी थे। जगदीप धनखड़ आप जानते हो, ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। अब आपके लिए यहीं पे होमवर्क प्रश्न बन जाता है कि इनके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था। और जगदीप धनखड़ जी से एक पॉइंट जरूर याद रखना, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और 2019 जुलाई 2019 में वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने थे। देखो, उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं।
और संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यालय का प्रावधान है। और संविधान के अनुच्छेद 65 यानी कि 65 के मुताबिक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। कब? जब प्रेसिडेंट की या तो मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे, उसे हटा दिया जाए, या पद की अवधि खत्म हो जाए, तो इन सब कंडीशन में वो काम कर सकते हैं। अब एक बेसिक प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक रहे थे। और आप जानते ही हो अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है हमारी? द्रौपदी मुर्मू। वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। और वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के। अब आप एक और होमवर्क प्रश्न का उत्तर दो कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के बाद किसे बनाया गया और वो कौन से नंबर के हैं। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए यह ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर या बस स्टॉप वगैरह में महिलाएं और बच्चे भीख मांगते हैं। तो इस अभियान में उन महिलाओं को और ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकाला जाएगा। उन बच्चों को तो शिक्षा से जोड़ा जाएगा और उन महिलाओं को या उन बच्चों के माता पिता को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान की थीम क्या है? भिक्षा नहीं, शिक्षा दे। आप जानते हो अभी स्कूल चलो अभियान ये किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने। कहां से? श्रावस्ती जिले से। चलो बताओ किस राज्य सरकार ने अभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी ऑपरेशन परिवर्तन किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने महिला व बाल विकास विभाग की एक परियोजना है उसका उद्घाटन किया है। ये परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर पर सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। इस योजना में 6 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा और सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। चलो कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, उत्तर देना। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ये सारे। जैसे कि जम्मू कश्मीर का अभी पहला दूध गांव कौन सा बना? जैरी गांव। अभी वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? पहले स्थान पर, टॉप करा भारत। और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। चलो बताओ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? यह है करनाल, हरियाणा में। और आप जानते हो श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। उनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। उस दिन हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। वैसे संविधान दिवस भी उसी दिन होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। अच्छा बताओ कि अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दूधवाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। और आपको याद होगा भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी किसने? राजस्थान ने, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा सप्ताह में 2 बार। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में भारत के किस जहाज ने फ्रांस के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया? तो आंसर होगा INS तरकश। तो अभी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ अभी 29 और 30 जुलाई को। कहां पे? अटलांटिक महासागर में, जिसमें भारत की तरफ से INS तरकश ने हिस्सा लिया। अच्छा, अटलांटिक महासागर से एक प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एस आकृति का, एस शेप की आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। वैसे बताओ भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? डेली करंट अफेयर्स वाले में तो मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और INS तलवार की अगर बात करें तो आपको याद होगा ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने चलाया था। क्यों? तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और हार्मुज जल संधि से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए, और इसके लिए INS तलवार को तैनात किया गया था। तब आपने INS तलवार के बारे में पढ़ा था। अच्छा, ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन गंगा था। और अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए जो
ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये दोनों ध्यान रखना, इसमें से एक अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। बढ़ते आगे, चलो बताओ अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास होगा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में होगा ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। कब से कब तक? 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। ये इसका 18वां संस्करण होगा। इसका जो पिछला संस्करण है वो अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। अच्छा, वैसे अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, कोप इंडिया करते हैं, एक मालाबार भी करते हैं, लेकिन मालाबार तो क्वाड देशों के बीच में होती है। और भी देश होते हैं, मतलब कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस बार के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो तो आप जानते हो कतर दोहा में होने हैं और उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है, उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर लाइव है। अगला वाला जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अभी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और आप जानते हो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था अमेरिका में ही, उसमें टॉप पे भी अमेरिका रहा था। अमेरिका ने टोटल 33 मेडल जीते थे। और भारत की बात करें, 1 मेडल जीता था भारत ने, वो भी नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे, सिल्वर मेडल। और इस तरह से भारत पदक तालिका में 33 नंबर पे था। अच्छा, दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी तक तो जापान का फुगाकू था, लेकिन अब अमेरिका का फ्रंटियर है, फ्रंटियर। अभी एक नया ग्रुप बना I2U2। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, कोप अमेरिका 2021 ये फुटबॉल कंपटीशन है, इसको जीता था अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू अमेरिका, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल जीता। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड जीता है। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो आपको पता तो चली गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। आप बताओ कौन सी टीम विजेता रही? भारत को क्या मिला? गोल्ड मिला, सिल्वर मिला कि ब्रॉन्ज मिला? बाकी कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाले आप जानते हो बर्मिंघम यूके में। मैस्कॉट है शुभंकर है, पैरी द बुल। और इसमें ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में हमारी ध्वजवाहक 2 जने थे। कौन कौन? हमारी शटलर पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। अगले वाले कहाँ पे होंगे? 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, इतना याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय रेसलर हैं ये साक्षी मलिक, जिन्होंने महिलाओं के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2014 वाले में सिल्वर जीता था और 2018 वाले में ब्रोंज मेडल जीता था और अभी इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया। तो इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ये इनका पहला गोल्ड है और तीसरा मेडल है, ये याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई? तो आंसर होगा तानिया सचदेव ने। आपको पता है ये फिडे चेस ओलंपियाड पहली बार भारत में हुए। भारत में भी कहाँ पे? भारत में चेन्नई में हुए। ये इसका 44वां संस्करण है और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? थम्बी है। और अभी तानिया सचदेव ने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है। आपको बता दूं उन्होंने 2006 और 2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप को भी जीता था। आप जानते हो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसे अब आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हो, जिसकी पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। चेस डे आप जानते ही हो 20 जुलाई को मनाते हैं। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और बताओ भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और एक और स्टैटिक प्रश्न याद रखो, जो आपका चेस बोर्ड होता है, अगर उसमें पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं तो 204 होते हैं। बढ़ते आगे, चलो बताओ
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो हरियाणा के हैं दीपक पूनिया। इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 86 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा करके गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक पूनिया का ये पहला मेडल है और वो भी गोल्ड है, तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा? तो आंसर होगा भारत। तो अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने डॉर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। तो कौन सा सागर? ये याद रखना, अरब सागर। कौन सा विमान था? डोर्नियर विमान था। और किसने लीड किया वो याद रखना, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने। आप जानते हो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? अभिलाषा बराक। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। अच्छा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी। चलो बताओ, अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? आरोही पंडित। क्या आप जानते हो नॉर्थ पोल को क्रॉस करने वाला इकलौता वुमेन का जो क्रू था, जिसको लीड किसने किया था? आंसर होगा जोया अग्रवाल ने। अच्छा, अरब सागर का मोती पर्ल ऑफ अरेबियन सी किसे कहते हैं? याद रखना, कोच्चि को कहते हैं। तो देखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ बताने की मैंने कोशिश की इस प्रश्न में, तो ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन धनुरी लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने 5 अगस्त 2022 को अपना पहला मून मिशन लॉन्च कर दिया है। और साउथ कोरिया के इस पहले मून मिशन का नाम क्या है? धनुरी। इसे एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसके फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तो साउथ कोरिया का ये मिशन चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम और पानी वगैरह की जांच करेगा, साथ ही सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगह की खोज करेगा। वो ऐसी जगहों का पता लगाएगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। धनुरी का मतलब ही होता है मून और एंजॉय। अब यहां पे अगर मैं द हटा दूं तो क्या बचेगा? नूरी। तो ये नूरी रॉकेट को लॉन्च किसने किया था? अभी साउथ कोरिया ने ही लॉन्च किया था। और नूर क्या है? नूर एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया था ईरान ने। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के भी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? चलो ये बताओ, ये आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। नए प्रेसिडेंट कौन है? और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बना रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ये दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बना रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम प्रोजेक्ट। इस शहर की लंबाई कितनी होगी? वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ, लंबवत। तो ये लंबाई में होगा शहर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी शहर की? 170 किलोमीटर और चौड़ाई मात्र होगी 200 मीटर। इस शहर में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको 20 मिनट लगेंगे। और इस शहर की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। मतलब इसमें घर के ऊपर घर बनेगा, फ्लैट नुमा जैसे होते हैं वैसे ही। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रदूषण मुक्त शहर होगा। तो याद रखना, कहाँ पे बन रहा है ये? सऊदी अरब में। और आपको एक मरुस्थल याद रखना है, रब अल खाली मरुस्थल। ये आपको सऊदी अरब में ही मिलेगा। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार अभी बनी थी दुबई की। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हो रहे हैं? 2022 में कतर दोहा में। बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 9। तो अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है LIC। और इस लिस्ट में LIC 98 नंबर पर है और रिलायंस 104 नंबर पर है। बात करें इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी। इस लिस्ट में रेवेन्यू यानी कि राजस्व के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में भारत ने 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया। तो अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो आंसर होगा 64। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत में 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, तो फिर टोटल हो गई थी 54। और अब हम पढ़ रहे हैं अगस्त में कि 10 और जुड़ गई हैं, तो अब टोटल कितनी हो गई है? 64 हो गई है। और इन 10 में से 6 तो तमिलनाडु से है, एक गोवा से, एक कर्नाटक से, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा से। रामसर स्थल की बात करें, ये एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया। इस कन्वेंशन को आर्द्र भूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में ये लागू हुआ। अच्छा, भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। और रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के नेटवर्क को बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सिटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, और ये पहली कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को, जिसका रूट है दिल्ली से वाराणसी। याद रखना, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, भारत की दूसरी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, जिसकी स्पीड है 130 से लेके 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब टाटा स्टील इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कितना? 3000 करोड़ रुपए का। और ये 180 डिग्री पे रोटेट होने वाली सीटें बनाएगा। जैसे कि आपने कार के आगे वाली सीट देखी ना, पूरी 180 डिग्री पे फ्लैट हो जाती है, जिसपे आप आराम से लेट जाते हो बेड की तरह। और कितनी ट्रेनों में बनाएगा? सभी में नहीं बनाएगा, 22 ट्रेनों में बनाएगा स्टार्टिंग में। हर ट्रेन में 16 कोच होंगे, उनके लिए बनाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो टाटा स्काई था उसका नाम बदल के क्या कर दिया? टाटा प्ले कर दिया। और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बना रहा है टाटा प्रोजेक्ट। अभी टाटा प्रोजेक्ट के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? विनायक पाई बने थे। वैसे आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है 2022 और 2023 के लिए? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। और रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं असम वैभव। अच्छा, वैसे अभी रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया? गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अश्विनी वैष्णव तो है ही सही हमारे रेल मंत्री। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने थे? विनय कुमार त्रिपाठी। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने थे विनय कुमार सक्सेना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य में आदिपुरम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अंदल जयंती ये देवी अंदल को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि देवी अंदल धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो ये जो जयंती है या जो त्योहार है, ये देवी अंतल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये तमिल माह आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम भी कहा जाता है। और इसे आदिपुरम की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त 2022 को मनाया गया। ये आदिपुरम देवी शक्ति को भी समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी शक्ति धरती पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। अच्छा चलो, आप इस बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तमिलनाडु में और कौन कौन से त्योहार हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी आपको याद होगा मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु ही बना है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उंगलिल ओरुवन उनकी बायोग्राफी का नाम है। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल भी अभी इसी दिसंबर को पूरा होने वाला है। और याद रखना, भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस बैठक में टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से बढ़ते खतरों पर चर्चा की जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे ओजाले। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। आपको याद है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी।
तो इसी की याद में हर साल 6 अगस्त को पूरी दुनिया में हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद है दुनिया को ये याद दिलाना कि सभी युद्ध भयानक होते हैं और परमाणु युद्ध तो कहीं ज्यादा घातक होते हैं। और आज जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 77वीं वर्षगांठ है। ये परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर था, यानी कि पहली बार किसी युद्ध में जो परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था वो यहीं पर था। अच्छा, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया एक बार कि ये जो बम था इसका नाम क्या था या इसको क्या निकनेम दिया गया, तो आंसर होगा द लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो नागासाकी शहर पे बम गिराया था उसका नाम क्या था, ये आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। हम आगे प्रश्न करेंगे, वहां तो पढ़ेंगे इसी, लेकिन अभी आपको याद है तो बताओ। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, फिर अमेरिका और फिर चाइना के पास। बढ़ते आगे, बताओ अब कि अगस्त 2022 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा कंबोडिया में। ये बात है 4 अगस्त 2022 की। आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कंबोडिया में किया गया। इसमें भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने हिस्सा लिया। ये प्रश्न इस लिहाजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में आप ये जानोगे कि आसियान की 2022 में अध्यक्षता किस देश के पास है। तो अब तो आपको पता लग गया कंबोडिया के पास है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं आसियान की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 10 मेंबर कंट्रीज हैं। एक और अच्छा प्रश्न बन गया, क्या भारत इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं। अब वो 10 मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब देखो 2022 में आसियान की अध्यक्षता आपने कहा कंबोडिया के पास है। अगले साल किसके पास होगी या पिछले साल किसके पास थी, ये पता लगाना बड़ा आसान है। तो इसको हमने जो मेंबर कंट्रीज हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमा रखा है और इसी सीक्वेंस में अध्यक्षता मिलती है। जैसे इस साल कंबोडिया के पास है, अगले साल इंडोनेशिया के पास होगी, फिर लाओस के पास होगी, फिर मलेशिया। पिछले साल किसके पास थी? तो ब्रुनई के पास थी। जिस तरह से ब्रिक्स देशों में आप नहीं पढ़ते हो क्या, जैसे कि पिछले साल 13वीं बैठक इंडिया के पास थी, इस साल 14वीं बैठक चाइना में होगी और अगले साल साउथ अफ्रीका में होगी, फिर ब्राजील में होगी, फिर रशिया में होगी, फिर इंडिया। ऐसे चलता रहता है ना, उसमें भी ऐसे ही चलेगा। तो अब ये आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, कंबोडिया में अंकुर वाट का मंदिर भी आपको मिलेगा, भगवान विष्णु को समर्पित है वो। कंबोडिया की कैपिटल क्या होती है? फ्नोम पेन। आप जानते हो अभी कंबोडिया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेंबर भी बना है। वैसे 3 देश बने थे, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। अभी कंबोडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली भी तो मिली है। ये एक स्टिंगरे मछली है, मेकोंग नदी में मिली है। देखो नदी भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूज में है स्टैटिक बनाना एग्जामिनर को कैसे बना सकता है। मेकोंग नदी कहां पर है? कंबोडिया। बात करें 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसके पास है? उज्बेकिस्तान के पास है। अभी इसका 9th नंबर का मेंबर बना था कौन? ईरान। और G20 की अध्यक्षता इस बार तो इंडोनेशिया के पास है, अगले बार हमारे पास होगी। और G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी के पास है। तो ये सारे ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, LS कॉलेज, यानी कि लंगट सिंह कॉलेज। और आप जानते हो यूनेस्को की कई तरह की लिस्ट होती है, जैसे कि इंटेंजिबल साइट्स यानी कि अमूर्त धरोहरों की सूची, टेंजिबल लिस्ट यानी कि मूर्त धरोहरों की सूची, सिटीज यानी कि शहरों की लिस्ट। इस प्रकार से कई अलग अलग लिस्टें होती है इसकी। उसमें एक लिस्ट है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी इन डेंजर, लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनमें से वो लैब जो खतरे के निशान पर है। क्यों? क्योंकि उनको एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, तो उन सभी लैब्स को रखा जाता है इस लिस्ट में। तो अब इंडिया के बिहार के इस लैब को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आपको बताऊं, इस लैब को 1916 में कॉलेज के जो उस समय के प्रोफेसर थे रोमेश चंद्र, उन्होंने बनवाया था। और अब देखो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, 100 साल से ऊपर हो गए। अब होगा क्या? एक्चुअली में यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल होने के बाद राज्य सरकार को इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। देखो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 को, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड है औद्रे उजाले। अच्छा, भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं? 40 हैं। 40वें नंबर की कौन सी थी? धोलावीरा थी, जो गुजरात की है, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। और मूर्त धरोहरें ये 14 हैं। 14वीं बनी थी दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से अच्छा बनता है बिहार से,
एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला, ये बिहार में है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं और स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। तो ये आप जरूर याद रखना, बढ़ते हैं आगे। तो ये लीजिए, अगस्त के पहला वाला वीक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना, प्रैक्टिस बने रहेंगी तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, नहीं तो समय के साथ इनको भूल जाओगे। थैंक यू।